अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम लोग करने वाले हैं न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। तो लेसन शुरू करने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर वेयर सब कुछ कर दिया करें। बार बार क्यों मुझे कहना पड़ता है? ज़्यादातर 78% टू 80% लोग जो होते हैं वो ना सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं। वाई? अच्छा, तो न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की तरफ आते हैं कि ये जो होते हैं डिसऑर्डर्स, कभी कोई इंसान को कोई ब्रेन इंजरी हुई हुई होती है, कोई ट्रॉमा या कोई डिजीज़ या ड्रग्स की वजह से भी कोई इंजरीज आती हैं जो हमारे डायरेक्टली ब्रेन पे अफेक्ट करती हैं, तो वो हमारे ये वाले डिसऑर्डर्स लेकर आते हैं, जिसमें डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज़ वगैरह आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो सारे डिजीज़ आते हैं। Neurocognitive disorders are a group of disorders in which the primary clinical deficit is in cognitive function. जो कि clinical deficit कोई injury वगैरह होती है हमारी cognitive function में, that are acquired rather than developmental. ये जो होती है किसी भी इस लाइफ स्टेज में उनको इंजरी वगैरह आई होती है, डेवलपमेंटल कॉज नहीं होता इसका। कॉग्निटिव डेफिशिएंट्स आर प्रेजेंट इन मेनी मेंटल डिसऑर्डर्स को, काफ़ी सारे जो भी कॉग्निटिव डेफिशिएंट्स हैं मेंटल डिसऑर्डर में पाए जाते हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर शामिल होते हैं। वही डिसऑर्डर्स जिनके कोर फीचर्स जो कि कॉग्निटिव फीचर्स होते हैं वो एनसीडी कैटेगरी में आते हैं। क्लिनिशियंस यूज न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड न्यूरो इमेजिनिंग टेक्निक्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स मेडिकल हिस्ट्री टू डिसाइड वेदर एन इंडिविजुअल सिम्टम्स फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव डिसऑर्डर। के वो क्लिनिशियंस क्या करते हैं, टेस्टिंग यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं और चेक करते हैं मेडिकल हिस्ट्री के थ्रू कि क्या ये सिम्टम्स किसी कॉग्निटिव डिसऑर्डर के अंदर आते हैं या नहीं आते। प्रीवियस वर्जन ऑफ DSM NCDs were referred to dementia, delirium, amnestic and other कॉग्निटिव डिसऑर्डर। कह रहे हैं कि जो प्रीवियस DSM में था उसमें न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर को किससे रेफ़र किया जाता था? डेमेंशिया, डिलीरियम, एमनेस्टिक और कॉग्निटिव डिसऑर्डर से रेफ़र किया जाता था। डेमेंशिया मेजर कैटेगरी थी इनमें और ये ओल्ड एज लोगों में ज़्यादा होती है। एंड जो कि न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर है वो डिलीरियम के साथ शुरू होते हैं। जो कि डिलीरियम क्या है? कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें काफ़ी सारे सिंड्रोम्स आते हैं, मेजर और माइल्ड न्यू NCDs के एंड देयर एटियोलॉजिकल सब टाइप्स। NCD क्या है? स्टैंड्स फॉर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर। DSM-5 में अगर हम देखें तो माइल्ड और मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर की सब टाइप्स क्या हैं? न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर विद लीवी बॉडीज, वेस्कुलर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, frontotemporal neurocognitive disorders या substance medication induced neurocognitive disorders. Mild or major neurocognitive disorders are due to Alzheimer disease, traumatic brain injury या HIV infection, Parkinson disease, Huntington disease, another medical condition, multiple etiologies या unspecified neurocognitive disorder. Delirium में क्या देख लेते हैं कि डिस्टर्बेंस होती है अटेंशन में, इंसान जो होता है फोकस नहीं कर पाता सही तरीके से, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता सही से, लीडिंग टू मिस इंटरप्रटेशन, इल्यूजन एंड ऑन ऑकरेंस हेलुसिनेशंस तक भी उसे हो जाती हैं। सफ़रर्स में बिलीव दैट कि वो जो सफ़र कर रहा होता है डिलीरियम से, वो समझता है कि जो सुबह है सुबह के टाइम को समझता है, रात है रात के टाइम को समझता है। सुबह है मतलब कि उसकी अपनी ही हेलुसिनेशन और इल्यूजन्स में रहता है। जब वो घर पे होते हैं तो समझते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, जब वो हॉस्पिटल में होते हैं तब वो समझते हैं कि वो घर पे हैं। और ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, कुछ घंटों या कुछ दिन के लिए होता है। किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन ये एल्डरली पीपल में होता है। डायग्नोस करने का तरीका क्या होता है? अटेंशन में डिस्टर्बेंस होती है, दूसरों से सही से फोकस नहीं कर पाते, डायरेक्ट नहीं बात नहीं कर पाते, शिफ्ट अटेंशन होती है, उनकी अवेयरनेस में डिस्टर्बेंस होती है। और ये जो है डिस्टर्बेंस छोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज़ के लिए होती है। रिप्रेजेंट्स अ चेंज फ्रॉम बेस लाइन अटेंशन एंड अवेयरनेस, और दूसरे बंदे को पता चल जाता है उसकी अटेंशन और अवेयरनेस में चेंज आया है। एडिशनल डिस्टर्बेंस होती है कॉग्निशन में, मेमोरी डेफिशिएंट होती है, डिसओरिएंटेशन, लैंग्वेज होती है, विजुओपैस्टिकल एबिलिटी और परसेप्शन। अब ये डिस्टर्बेंसेस इन क्राइटेरिया ए और सी में देखा जाए, जो कि वो आर नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर प्री एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश्ड और इन्वॉल्विंग न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, उससे तो नहीं मतलब किसी और न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर से तो नहीं मंसलूब
अच्छा, तो बीच में ना मुझे कॉल आ गई थी। अच्छा, जो क्राइटेरिया ए और सी है, किसी भी प्री एग्जिस्टिंग जो कि कोई और न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर है उस पर मंसलूब नहीं है, और कोई और जो है कोई भी उसको और किस्म की बीमारी तो नहीं है, सच एज कोमा वगैरह उसमें तो नहीं चला गया, रिड्यूस लेवल ऑफ अराउजल जिसमें। और ये भी देखा जाए कि उसकी हिस्ट्री में एविडेंस देखा जाए, फिजिकल एग्जामिनेशन हो, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग हो के जो डिस्टर्बेंस है वो फिजियोलॉजिकल किसी भी इंजरी की वजह से हुई है या किसी मेडिकल कंडीशन किसी और इंजरी की वजह से ही हुई है ना, क्योंकि हमने ये जो देखा है न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स ये इंजरी की वजह से होते हैं। आगे ये देखा जाए सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन डेलीरियम should be the diagnosis should be made instead of substance intoxication when the symptoms in criteria A and C predominate in clinical picture, and when they are sufficiently swayed to warrant clinical attention. तो ये सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन की हो गया। आगे है सिमिलर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर NSDS, evidence of cognitive decline from a previous level of performance। previous level अगर पहले वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था तो अब जो उसका cognitive decline हो गया है, अब उसका वो इतना अच्छे तरीके से उसके सोचने की, समझने की, अटेंटिव होने की सलाहियत नहीं है, लर्निंग मेमोरी की नहीं है, लैंग्वेज की नहीं है, मोटर और सोशल कॉग्निशन भी उसका वैसा नहीं है। तो अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, डिक्लाइन इन द कॉग्निटिव फंक्शन, और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में भी उसका वैसा नहीं रहा। जो कि एवरीडे की एक्टिविटीज़ थी वो भी उससे असरअंदाज हो रही हैं, और ये देखा जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिलीरियम के उसमें तो नहीं अकर होता, आर नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय एनी अदर मेंटल कंडीशन, किसी मेंटल कंडीशन की वजह से तो नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं, अच्छा वो ये क्राइटेरिया ही आ रहे हैं, मेजर और माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर के क्राइटेरिया से उसकी जो क्राइटेरिया है वो मीट हो रहे हैं। देयर इज एन इंसीडियस ऑनसेट एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ इम्पेयरमेंट इन वन और मोर कॉग्निटिव डोमेन्स। फॉर मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर एटलीस्ट 2 डोमेन्स मस्ट बी इम्पेयर्ड। ये भी स्पेसिफाई किया जाए विदाउट बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है कि विद बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है। विदाउट में देखेंगे तो इज़ नॉट accompanied by any clinical significant behavioral disturbance, और विद बिहेवियरल डिस्टर्बेंस में देखेंगे कि जो फिर वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस है जो कि साइकोटिक सिम्टम्स है उसके साथ जो है ना अटैच्ड होती हैं, लिंक्ड होती हैं। आगे इसकी सिवियरिटी चेक की जाए तो माइल्ड में देखा जाएगा तो इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में उसको तंग करता है, और फिर बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग जैसे कि खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा तंग करता है, और अगर स्वेयर में देखा जाए तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है दूसरे बंदों पर। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू एल्जाइमर्स डिजीज़। अब जो एल्जाइमर डिजीज़ क्या है, प्रोग्रेसिव और ग्रेजुअल डिक्लाइंस इन मेमोरी, लर्निंग एंड एटलीस्ट वन अदर कॉग्निटिव डोमेन। जो है उसके ग्रेड डिक्लाइन जितने मेमोरी में, लर्निंग में, वही चीज़ है ऑलमोस्ट। सिम्टम्स ऑफ मेमोरी लॉस प्रिसीड अ कैस्केड ऑफ चेंजेस दैट इवेंचुअली एंड इन डेथ ड्यू टू अ कॉम्प्लिकेशन सच एज निमोनिया। तो उसको इतना मेमोरी लॉस होता है कि वो डेथ भी हो सकती है उसको, और कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन सच एज निमोनिया की वजह से हो सकता है। डायग्नोज करने का तरीका क्या है, मेजर या माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है, ऑनसेट होता है या ग्रेजुअल उसकी प्रोग्रेशन हो जाती है, ज़्यादा उसका वो बढ़ जाता है आहिस्ता आहिस्ता। इम्पेयरमेंट होती है कॉग्निटिव डोमेन्स में, मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में एटलीस्ट 2 डोमेन्स मस्ट बी इम्पेयर्ड। 2 डोमेन्स हैं जो कि जिसमें खराबी होनी चाहिए। Criteria are met for either probable or possible Alzheimer's disease. Probable Alzheimer's disease is diagnosed if either of the following is present. Otherwise, possible Alzheimer's disease should be diagnosed. एविडेंस ऑफ द देखा जाए कि जेनेटिक म्यूटेशन होती है फैमिली हिस्ट्री में, और जेनेटिक टेस्टिंग में देखा जाए फिर ऑल 3 क्या है, डिक्लाइन होती है मेमोरी में, लर्निंग में, और किसी भी और कॉग्निटिव डोमेन में, और फिर कॉग्निशन में ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है। मिक्स एटियोलॉजी होती है, नो एविडेंस ऑफ मिक्स एटियोलॉजी। एब्सेंस ऑफ अदर न्यूरो डिजेनरेटिव और सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़, इनका एब्सेंस होता है, और एनी अदर न्यूरोलॉजिकल, मेंटल और सिस्टमेटिक डिजीज़, इनका भी एब्सेंस होता है। और कंडीशन लाइकली कंट्रीब्यूटिंग टू कॉग्निटिव डिक्लाइन, या कोई भी ऐसी कंडीशन होता है जिसकी वजह से कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है। माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में देखा जाए प्रोबेबल एल्जाइमर डिजीज़ के जो है एविडेंस होता है ऑफ अ कॉजेटिव एल्जाइमर डिजीज़, जेनेटिक म्यूटेशन फ्रॉम ईदर जेनेटिक टेस्टिंग और फैमिली हिस्ट्री। और पॉसिबल एल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है, नो एविडेंस होता है, किसी कोई भी जेनेटिक टेस्टिंग या फैमिली हिस्ट्री का कोई एविडेंस नहीं होता। क्लियर इसमें क्या होता है, क्लियर एविडेंस नज़र आ रहा होता है कि उसकी मेमोरी में और लर्निंग में डिक्लाइन हो रहा होता है, डिक्लाइन होता है कॉग्निटिव जो कि उसकी होती हैं एक्टिविटीज़ उनमें भी डिक्लाइन होता है। कोई मिक्स्ड एटियोलॉजी नहीं होती, नो उसका कोई एविडेंस नहीं होता।
और कोई भी ये किसी और सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज से तो नहीं मुंसलिक, या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज से या किसी सब्सटेंस के इस्तेमाल से या कोई और मेंटल या न्यूरोलॉजिकल या सिस्टमेटिक डिसऑर्डर से तो नहीं मुंसलिक। आगे आ रहा है फ्रंटो टेम्पोरल न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, FTD भी इसको कहा जाता है। ये न्यूरॉन्स के लॉस की वजह से होता है, जो कि न्यूरॉन्स आपके फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन्स, ब्रेन के फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन्स में उसका न्यूरॉन्स का लॉस हो जाता है। तो फ्रंटोटेम्पोरल नाम से पता चल जाता है, फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन्स में, ब्रेन के फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन्स में न्यूरॉन्स का लॉस हो जाता है। तो न्यूरोनल डिटेरियोरेशन ऑफ FTD क्या है? फ्रंटोटेम्पोरल neurocognitive disorder occurs predominantly in the anterior temporal lobes and prefrontal cortex। किस में होता है? anterior temporal lobe में और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। मिड टू लेट 50s में ये प्रॉब्लम शुरू होती है एंड इट प्रोग्रेसेस रैपिडली, और मतलब बहुत तेज़ी से ये प्रोग्रेस करती है और फिर डेथ की तरफ डेथ भी हो जाती है। यूजुअली अकर्स विद इन 5 to 10 ईयर्स, और डेथ जो है 5 से 10 साल के बाद, इसके डायग्नोसिस के 5 से 10 साल बाद हो जाती है। डायग्नोस करने का तरीका क्या होता है? मेजर और माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है। इंसीडियस ऑनसेट एंड ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो प्रोग्रेस कर जाती है ये बीमारी। बिहेवियर और वेरिएंट, 3 से ज़्यादा जो है ना बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। बिहेवियरल डिसइनहिबिटेशन होती है, एपेथी और इनर्शिया, लॉस ऑफ सिंपैथी और एम्पैथी, प्रिजर्वेटिव स्टीरियोटाइप्ड और कंपल्सिव रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, हाइपर ओरलिटी एंड डाइटरी चेंजेस, डिक्लाइन इन सोशल कॉग्निशन। लैंग्वेज वेरिएंट में देखा जाए तो लैंग्वेज की एबिलिटी में उसका डिक्लाइन हो जाता है, फिर वो सही से लर्निंग और मेमोरी में उसका जो है ना इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, मोटर फंक्शन में नहीं परफॉर्म कर सकता किसी भी। और ये भी देखा जाए किसी और सेरिब्रोवास्कुलर और कोई न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज या किसी सब्सटेंस के इस्तेमाल से या कोई और मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है, कि कोई न्यूरोलॉजिकल या सिस्टमैटिक डिसऑर्डर से तो नहीं मुंसलिक। आगे आ रहा है ड्यू टू लेवी बॉडीज, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर ड्यू टू लेवी बॉडीज। रिसर्चर्स ने इसको फर्स्ट कब आइडेंटिफाई किया था? 1961 में। अल्जाइमर डिजीज़ के जैसा ही है। इसमें क्या होता है? मेमोरी का लॉस होता है, लैंग्वेज का लॉस होता है, कैलकुलेशन का लॉस होता है, रीजनिंग का भी लॉस हो जाता है, एज वेल एज अदर मेंटल हायर मेंटल फंक्शन। प्रोग्रेस ऑफ इलनेस में बी मोर रैपिड, जो कि इलनेस है वो बहुत तेज़ी से जो है बढ़ती है। लीवी बॉडीज आर टाइनी स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, इसके स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जिसमें प्रोटीन डिपॉजिट होती है इन डाइन नर्व सेल, जो कि नर्व सेल्स के अंदर होती है। फाउंड इन डैमेज रीजन्स डीप विद इन द ब्रेन ऑफ द पीपल विद पार्किंसंस डिजीज। लीवी बॉडीज बहुत छोटी होती हैं, स्फेरिकल उनका स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रोटीन डिपॉजिट से बनी हुई होती हैं, जो कि नर्व सेल्स की होती हैं, अंदर होती है, और ब्रेन के अंदर, डीप ब्रेन के अंदर होती है। डैमेज रीजन्स, जो ब्रेन के डैमेज रीजन होती हैं उसके अंदर होती है। और पार्किंसंस डिजीज जिनके अंदर होता है उनके अंदर भी पाई जाती है। डायग्नोस करने का तरीका क्या है? मेजर या माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होते हैं, इंसीडियस ऑनसेट या ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होती है डिसऑर्डर। फिर कोर डायग्नोस्टिक फीचर होते हैं इसके, मीट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोर डायग्नोस्टिक फीचर एंड सजेस्टिव डायग्नोस्टिक फीचर्स फॉर ईदर प्रोबेबल और पॉसिबल न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर विद लीवी बॉडीज। For probable major or mild neurocognitive disorder with Lewy bodies, 2 core features होते हैं, 1 suggestive feature होता है, with 1 or more core features होते हैं। Possible major or mild डिसऑर्डर विद एक कोर फीचर होता है, वो एक या एक से ज़्यादा सजेस्टिव फीचर्स होते हैं। इसमें होते हैं कोर फीचर्स, इसमें होते हैं सजेस्टिव फीचर्स। कोर डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या हैं वो देख लेते हैं अब हम लोग। फ्लक्चुएटिंग कॉग्निशन विद प्रोनाउंस वेरिएशन इन अटेंशन एंड अलर्टनेस। फिर सही से अलर्ट नहीं कर सकते, वेरिएशन होती है उनकी अटेंशन में, अलर्टनेस में, और विजुअल हेलुसिनेशन उनको होते हैं। फीचर्स ऑफ पार्किंसनिज्म के होते हैं, उसके फीचर्स होते हैं। आगे आ रहा है सजेस्टेड डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। लोड हो रहा है, क्या हो गया? इसमें क्या होता है? ये रैपिड आई मूवमेंट या स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर का क्राइटेरिया इस पे ये मीट करता है। और स्वे न्यूरोलेप्सिटी सेंसिटिविटी होती है। और फिर एक और क्राइटेरिया क्या है कि कोई किसी सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ के साथ तो नहीं मुंसलिक, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ के साथ तो नहीं मुंसलिक, या किसी सब्सटेंस के इस्तेमाल से तो नहीं है, कोई मेंटल न्यूरोलॉजिकल या सिस्टमेटिक डिसऑर्डर से तो नहीं मुंसलिक। आगे आ रहा है वेस्कुलर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर।
ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होता है, जब आपका जो ब्लड का जो सप्लाई होता है वो ब्रेन की तरफ नहीं आता। वेस्कुलर से समझ लें, वेस्कुलर से याद रख लें, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से होता है। जब हमारी जो ब्लड की सप्लाई ब्रेन तक सही से नहीं पहुंचती, तो इसको कहते हैं वेस्कुलर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। आगे आ रहा है डायग्नोज करने का तरीका। मेजर और माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है, वेस्कुलर एटियोलॉजी इसमें होती है। ऑनसेट ऑफ द कॉग्निटिव डेफिशिट इन द टेम्पररी रिलेटेड टू वन और मोर जो है सेरिब्रोवैस्कुलर इवेंट्स होते हैं, इसमें याददाश्त कम हो जाती है। एविडेंस फॉर द डिक्लाइन इन प्रोमिनेंट इन कॉम्प्लेक्स अटेंशन होती है, फ्रंटल एग्जीक्यूटिव फंक्शन। देयर इज एविडेंस जो सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखे जाएंगे तो उसकी जो सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ है, देयर इज़ एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़, और एविडेंस मिलता है कि उसकी हिस्ट्री में देखा जाए तो सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं उसको, और न्यूरो इमेजिनिंग में भी, एंड कंसीडर सफिशिएंट टू अकाउंट फॉर न्यूरो कॉग्निटिव डेफिशिएंट, और ये बड़ा सफिशिएंट होता है कि हम लोग उसको कर लें कि ये न्यूरो कॉग्निटिव डेफिशिएंट इसको वेस्कुलर डिजीज़ की वजह से इसको ये बीमारी हो सकती है, किसी और ब्रेन डिजीज़ या सिस्टमेटिक डिसऑर्डर की वजह से नहीं हो ये बीमारी। ये भी देखें, probably vascular neurocognitive disorder is diagnosed if one of the following is present, इनमें से एक प्रेजेंट होना चाहिए। वो क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। क्लिनिकल क्राइटेरिया आर सपोर्टेड बाय न्यूरो इमेजिनिंग एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट पेरेंशियल इंजरी है मेरे ख्याल में, ये इंजरी एट्रीब्यूटेड टू सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़। कोई भी इंजरी होती है जो कि सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ से मुंसलिक होती है वो देखें। न्यूरोकॉग्निटिव सिंड्रोम इज टेम्परेरी रिलेटेड टू वन और मोर डॉक्यूमेंटेड सेरिब्रोवैस्कुलर इवेंट्स, एक या एक से ज़्यादा जो इवेंट्स होते हैं, क्लिनिकल या जेनेटिक है, बहुत क्लिनिकल है या जेनेटिक है, ये भी हो सकता है। एविडेंस ऑफ सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज इज प्रेजेंट, इसका एविडेंस भी हो सकता है उसके अंदर के, और फिर आप उसको कर सकते हैं डायग्नोज। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।